नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नौकरशाह से नेता बने ए.के. शर्मा को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी आमने सामने, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में आया बड़ा सियासी भूचाल। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सपा अध्यक्ष का हमला, अखिलेश यादव बोले किसानों के साथ लगातार छल कर रही है सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबा रामदेव का विवादित बयान मचा रहा है बवाल, बिहार आईएमए कराएगा 50 थानों में मुकदमा दर्ज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में मोदी सरकार फेल हो गई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नौकरशाह से नेता बने ए.के. शर्मा को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी आमने सामने। जी हां दोस्तों, नौकरशाह से हाल ही में नेता बने पूर्व आईएएस अधिकारी ए.के. शर्मा को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच में म्यान से बाहर आई तलवारें म्यान में वापस लौटने को तैयार नहीं है। भाजपा सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बात पर अड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान ए.के. शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी इसके लिए तैयार नहीं। पार्टी सूत्रों के अनुसार संघ और भाजपा द्वारा प्रदेश में कराए गए गोपनीय सर्वेक्षण के परिणामों में संकेत मिले हैं कि योगी को लेकर प्रदेश में खाई नाराजगी है, जिसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि मोदी चुनाव जीतने के लिए योगी के ऊपर अपने विश्वास पात्र शर्मा को बैठाना कहते हैं। दूसरी ओर भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी ने साफ कर दिया है कि वे उप मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद हाल ही में राजनीति में आए किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकते, जबकि गुजरात कैडर के अधिकारी जो मोदी के काफी निकट माने जाते हैं तथा प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जिनको प्रधानमंत्री कार्यालय में लाए, वह शर्मा को आगे रखकर योगी को हाशिए पर लाने में जुटे हैं। बावजूद इसके भाजपा और संघ योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, परंतु भाजपा जानकारों का कहना है कि यदि योगी ने मोदी के सामने समर्पण नहीं किया तो योगी के लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा को जीत दिलाना संभव नहीं हो सकेगा। इस बीच राज्य के प्रभारी राधा मोहन सिंह और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बीच हुई मुलाकात ने मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को पंख लगा दिए हैं। माना जा रहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी जबरन शर्मा को महत्वपूर्ण पद पर बैठाने में कामयाब हो जाएंगे। योगी और मोदी के बीच छिड़ी यह जंग भले ही शांत हो जाए, लेकिन संघ और मोदी उत्तर प्रदेश में योगी का विकल्प खोजने में जुटे हैं। इसीलिए मोदी ने अपने विश्वास पात्र ए.के. शर्मा को उत्तर प्रदेश की राजनीति में रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष का हमला, अखिलेश यादव बोले किसानों के साथ लगातार छल कर रही सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में प्रदेश में सबसे ज्यादा हालत किसानों की ही खराब हुई है। आर्थिक रूप से उस पर बहुत चोट हुई है। एक साल पहले काले कृषि कानूनों से जो बुनियाद रखी गई, उससे पूरी कृषि अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई। इसके विरोध में किसानों का बड़ा आंदोलन जारी है। किसानों के साथ सरकार छल कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2 गुनी आय का सपना दिखाने वाली सरकार ने किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य ही नहीं दिया। गेहूं की एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल देने के बजाय किसानों को औने पौने दामों पर बिचौलियों के हाथ गेहूं बेचना पड़ा। इससे पूर्व धान की फसल मामले में भी किसानों के साथ लूट हुई। गन्ना किसान तो प्रदेश में बुरी तरह मार खाया हुआ है। पेराई सीजन में भी उसके गन्ने की खरीद नहीं हुई। चीनी मिलों पर किसानों का 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आज भी बकाया है। बकाये पर ब्याज का प्रावधान भी है, पर जब मूलधन ही नहीं मिल रहा है तो ब्याज कौन देगा। किसान समृद्धि योजना भी चालू है, लेकिन यह किसानों को धोखा देने की नई भाजपाई साजिश है। खाद की बोरियों की तौल में कमी करके और उसके दाम बढ़ाकर किसान के साथ खेल किया जा रहा है। डीजल के दाम बढ़ाने से किसान तो प्रभावित होता ही है, परिवहन महंगा होने से खाद्य वस्तुएं भी महंगी होने लगती है। एक तीर से अन्नदाता और अन्य उपभोक्ता दोनों को शिकार बनाने का यह भाजपाई षड्यंत्र है। भाजपा के विकास मॉडल की पोल खुल गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव का विवादित बयान मचा रहा बवाल, बिहार आईएमए कराएगा 50 थानों में मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, बिहार में आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की लड़ाई तेज हो गई है। बाबा रामदेव के बयान के बाद काला फीता बांधकर ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आईएमए ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। रविवार को आईएमए की बैठक में बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार के 50 थानों में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की गई है। इसके लिए आईएमए बिहार की सभी शाखाओं के सदस्यों को तैयार किया गया है। बाबा रामदेव का दिया हुआ विवादित बयान हर तरफ बवाल मचा रहा है। उनके बयान का देश भर के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो पहले भी अपनी कड़ी आपत्ति जता चुकी है। वहीं इस कड़ी में बिहार के डॉक्टर भी खुलकर सामने आ गए हैं। राज्य के सभी डॉक्टरों ने कोरोना काल में एलोपैथ की पद्धति पर बाबा रामदेव की तरफ से दिए गए विवादित बयान का जमकर विरोध किया है। डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा कि बाबा रामदेव ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को बदनाम किया है, कोरोना के शहीदों का बड़ा अपमान किया है। बगैर अपनी जान की परवाह किए काफी सारे डॉक्टरों ने कोरोना मरीजों का इलाज किया। इस दरमियान काफी सारे डॉक्टरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट विमल ने रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया, कहा गाँव में मर रहे हैं लोग, महामारी से निपटने की लचर व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों,
कोरोना की दूसरी लहर को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर अपना हमला जारी रखते हुए आज सीधा आरोप लगाया कि सितंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक मोदी सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए संसाधन जुटाने की जगह उनमें भारी कमी कर दी। प्रियंका ने आंकड़े देते हुए कहा कि देश भर में ऑक्सीजन बेड की संख्या 36% कम हुई, आईसीयू बेड की संख्या 46% और वेंटिलेटर बेड की संख्या 28% कम हो गई। प्रियंका ने हैरानी जताते हुए कहा कि यह कमी उस समय की गई जब देश का प्रत्येक विशेषज्ञ, संसद की स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति और सरकार के एक अपने स्रोतों ने सरकार को चेताया था कि दूसरी लहर में अतिरिक्त बेड्स की जरूरत होगी। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्यों किया गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी भी कोरोना और वैक्सीन को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उनकी दलील है कि वैक्सीन की खरीद केंद्र करे और वितरण राज्य सरकारें, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। यह सवाल उस समय उठ रहा है जब कोरोना महामारी शहरों से निकलकर गाँव की ओर पलायन कर चुकी है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक कोरोना से हुई मौतों में 52% मौतें गाँव में हुई है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य के अधिकांश जिलों में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि इन स्वास्थ्य केंद्र भवनों की हालत बूचड़ खानों में तब्दील हो चुकी है। न वहां डॉक्टर हैं, न मेडिकल स्टाफ, न दवाएं और न ही कोई सुविधा। टेस्टिंग का भी इन केंद्रों पर कोई प्रबंध नहीं है। सरकार की लापरवाही का नमूना भाजपा के संस्थापकों में से एक रज्जू भैया के बुलंदशहर जिले में पैतृक गाँव से लगाया जा सकता है, जहाँ उनके कुटुंब के ही एक सदस्य का स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कोरोना से मौत हो गई। मेरठ से लेकर मुख्यमंत्री के गृहनगर गोरखपुर तक हर गाँव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कमोवेश यही हाल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में युवाओं का प्रदर्शन, जिद छोड़ कृषि सुधार कानून रद्द करे मोदी सरकार, आंदोलन खत्म होने तक देंगे साथ। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार कानून के विरोध में जालंधर में यूथ मोर्चा की अगुवाई में युवाओं ने रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार जिद छोड़े और तुरंत इन काले कानूनों को रद्द करे। युवाओं ने कहा कि वो कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के साथ डटकर खड़े हैं। जब तक आंदोलन चलेगा, युवाओं की तरफ से उन्हें पूरा समर्थन दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कृषि सुधार कानून की कॉपियां फूंक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। यूथ मोर्चा जालंधर के प्रधान गगनदीप सिंह डट्ट ने कहा कि किसान कड़ाके की ठंड के बाद भीषण गर्मी में आंदोलन में डटे हुए हैं। यह कानून किसानों के हित में नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को इन्हें रद्द करना चाहिए ताकि किसान अपने घर लौट सके। इस आंदोलन में कई किसान अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं और अब यह क्रांति का रूप ले चुका है। केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में किसान विरोध कर रहे हैं तो उन पर ऐसा कानून नहीं थोपना चाहिए। इस मौके जसकीरत तूर, विक्रम धीमान, प्रभजोत खालसा, सर्बजीत बैस व मनवीर सिंह आदि मौजूद थे। आंदोलन के समर्थन में शुरू से डटे युवा। यूथ मोर्चा जालंधर से जुड़े युवा दिल्ली के सिंघू व टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शुरू से डटे हुए हैं। आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च से लेकर व हस्ताक्षर अभियान भी चला चुके हैं। इसके अलावा हर रोज शाम के वक्त शहर के पौष इलाकों में खड़े होकर लोगों को आंदोलन के समर्थन में लामबंद करते रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में खेला होबे की सफलता के बाद अब यूपी में खदेड़ा होबे, बोले सपा नेता। सीएम योगी वापस मत जाने की तैयारी करें। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की बैठकों का दौर चला, जिसके बाद सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं की खूब चर्चा हुई। नेतृत्व परिवर्तन तक की बात होने लगी थी, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच अनबन की खबरें भी सामने आई। इन्हीं घटनाक्रमों पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने अपनी टिप्पणी की है। आईपी सिंह ने कहा है कि अब योगी आदित्यनाथ के मठ जाने का समय आ गया है। आईपी सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट्स किए, जिनमें उन्होंने सीएम योगी को निशाने पर लिया है। अपने एक ट्वीट ने सपा नेता ने लिखा, बंगाल में खेला होबे की अपार सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश में जोरदार खदेड़ा होबे। आईपी सिंह ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें 2 तस्वीरों का हवाला देकर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष बेइज्जती हुई है। एक तस्वीर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के ठीक सामने बैठे नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सी टेबल के अंतिम छोर पर बैठे हैं, जिसके एक छोर पर पीएम मोदी बैठे हैं। इन दोनों तस्वीरों को शेयर करते हुए सपा नेता ने ट्वीट किया, 126 विधानसभा वाले राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ कुर्सी लगाकर बैठा है और 403 विधानसभा वाले उत्तर प्रदेश का मुखिया 2 किलोमीटर दूर बैठाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री की आज तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी। ये मठ जाकर घंटी बजाने की तैयारी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को हराने के लिए सपा और कांग्रेस ने फिर मिलाए हाथ, बीकेयू के साथ बनाया तीसरा मोर्चा। जी हां दोस्तों, सहारनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद भाजपा के खाते में ना जाए, इसके लिए सियासी पार्टियों ने गठजोड़ बनाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने सहारनपुर जिला पंचायत चुनाव में 14 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए अभी उसको 11 और सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। बसपा के 16 सदस्य हैं। सपा, कांग्रेस और भाजपा का गठजोड़। ऐसे में सपा, कांग्रेस और भारतीय किसान यूनियन ने तीसरा मोर्चा बनाकर भाजपा व बसपा
को रोकने का प्लान बनाया है। सपा कांग्रेस भाकियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर दावा ठोकते हुए कहा है कि उनके पास पर्याप्त संख्या है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने कहा कि हमने बीजेपी जैसे सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए तीसरा मोर्चा बनाया है। सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन का कहना है कि कई सदस्य हमारे संपर्क में हैं, हम जीत का आंकड़ा हासिल कर लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार का कहना है कि जनहित और आपसी सौहार्द के लिए तीसरा मोर्चा बनाया गया है। बीजेपी के हैं 14, बसपा के हैं 16 सदस्य। इस बार चुनाव में बीजेपी के 14 सदस्य जीते हैं। पिछले बार के चुनावों की तुलना में यह पार्टी की बड़ी सफलता है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार बहुजन समाज पार्टी के 5 सदस्य कम जीते हैं। बसपा के 16 जिला पंचायत सदस्य हैं। अपना अध्यक्ष बनवाने के लिए बसपा को 9 सदस्यों की जरूरत है। यह है विपक्षी दलों के सदस्यों की स्थिति। कांग्रेस के पास 8 सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी के 5 सदस्य चुने गए हैं। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी की 2 महिला सदस्य चुनी गई हैं। जिला पंचायत के लिए चुने गए 49 सदस्यों में 19 महिलाएं, 15 मुस्लिम और 13 दलित हैं। 3 निर्दलीय चुने गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी से बेहतर नेता है नीतीश। जेडीयू के पूर्व विधायक बोले, मोदी से देश नहीं संभल रहा, नीतीश को पीएम बनाना होगा। जी हां दोस्तों, बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच छिड़े घमासान के बीच जेडीयू के पूर्व विधायक ने बड़ा बयान दिया है। जेडीयू नेता और पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा है, देश में अराजक स्थिति हो गई है, इसलिए अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि वे प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करें। मोदी से बेहतर है नीतीश। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र से कई दफे विधायक रह चुके महेश्वर प्रसाद यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में अभी अराजकता की स्थिति है, कोलाहल मचा हुआ है, इसलिए वे नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं कि वे देश का नेतृत्व संभालने के लिए आगे बढ़ें। नीतीश प्रधानमंत्री बने। देश की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व में परिवर्तन करने को तैयार है। 2024 का जो चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करें। पूरे देश के लोग उनका समर्थन करेंगे। महेश्वर यादव ने कहा कि लोग देख रहे हैं कि देश की हालत अभी क्या हो गई है। चारों ओर से विरोध का स्वर उठ रहे हैं। ऐसे में देश की जनता चाहती है कि गांधी और जयप्रकाश की तरह का कोई एक नेता आगे आए। वैसे नेता नीतीश कुमार ही हैं। वे ही देश का सही नेतृत्व कर सकते हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनकर सामने आना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से हो गया नाराज, जाने पूरा मामला। जी हां दोस्तों, न्यायाधिकरणों में नियुक्ति को लेकर दिए गए फैसले को बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्रति नाराजगी प्रकट की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब सर्वोच्च अदालत फैसला देती है तो वह देश का कानून बन जाता है, लेकिन सरकार उन्हें निरस्त कर नया कानून ले आती है। अदालत ने न्यायाधिकरणों में नियुक्ति करने के लिए 50 वर्ष की आयु निर्धारित की थी और एक तय कार्यकाल के बारे में फैसला दिया था, लेकिन सरकार ने इसे बदल दिया और नए कानून में फैसले से अलग व्यवस्था कर दी। अदालत ने कहा कि क्या सरकार कानून लाकर और उनके जरिए फैसलों को खारिज नहीं कर रही है? क्या सरकार की यह कार्यवाही सही है? हालांकि सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संसद को लोगों की इच्छा का सम्मान करना पड़ता है। अदालत कितने भी निर्णय पारित कर सकती है, लेकिन संसद हमेशा कह सकती है कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि यह लोगों के हित में नहीं है। संसद को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर व्यवस्था करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2020 में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का आदेश दिया था। इसमें सदस्यों की नियुक्ति 5 साल के लिए करने तथा उसके बाद उन्हें फिर से नियुक्त करने के प्रावधान करने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार ने कानून बनाकर उसे 4 साल कर दिया। इस मामले में दायर याचिका पर अदालत सुनवाई कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में विपक्ष की खेला करने की तैयारी, रणनीति सरकार पर पड़ सकती है भारी। जी हां दोस्तों, बिहार में सत्ता के गलियारे में खेला होबे का जुमला बड़ी तेजी से फैल रहा है। सत्ता में आसीन गठबंधन में चल रही खींचतान और आपसी बयानबाजी ने बैठे बिठाए विपक्ष को मजबूत हथियार दे दिया है। अब विपक्ष इसी का फायदा उठाकर खेला करने की रणनीति बनाने में जुट गया है। विपक्ष को लगता है कि प्रदेश में एनडीए सरकार के तख्तापलट का ये बिल्कुल सही मौका है। एनडीए की आग भड़काने को बेताब लालटेन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से जुड़े मामलों में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर हैं। हालांकि वो अभी कोरोना काल की वजह से पटना नहीं लौटे हैं और फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद हैं, लेकिन पार्टी को पूरा भरोसा है कि सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में माहिर लालू प्रसाद के पटना लौटते ही कुछ बड़ा धमाका होगा। यहाँ तक कि एनडीए को सत्ता से बेदखल कर देने का भी यकीन आरजेडी समेत पूरे विपक्ष को है। हालांकि आरजेडी का यह भी कहना है कि हमें सत्ता हासिल करने की कोई लालसा या जल्दबाजी नहीं है, लेकिन एनडीए सरकार आपसी कलह से ही चली जाएगी। एनडीए को विरोधियों से नहीं, अपनों से खतरा। ये सच है कि बिहार सरकार को पलटने की तैयारी विपक्ष कर रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि एनडीए आपसी कलह में ही अपनी ताकत कम करता जा रहा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वैसे ही एनडीए को सरकार बनाने लायक संख्या बड़ी मुश्किल से मिली है। 2 बड़े घटक बीजेपी और जेडीयू मिलकर भी बहुमत नहीं पा सकते। छोटे घटक दल वीआईपी और हम कि 4-4 विधायकों के सहारे ये सरकार बन सकी। ऐसे में इन छोटे दलों की वैसाखी पर ही सरकार टिकी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के नेता लगातार बयानबाजी से एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हैं। यही अंतर विरोध विपक्ष के लिए बड़ी उम्मीद की वजह बन गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर किसानों का विरोध प्रदर्शन, कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। जी हां दोस्तों, किसानों ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा में बीजेपी नेताओं के आवास के पास और अन्य स्थानों पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। पिछले साल कृषि कानूनों से जुड़े अध्यादेश लागू होने के दिन को किसान संपूर्ण क्रांति दिवस के तौर पर मना रहे हैं। काला झंडा थामे किसानों ने इन कानूनों को वापस नहीं लिए जाने को लेकर बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि इन कानूनों से कृषक समुदाय बर्बाद हो जाएगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन स्थलों के आसपास पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई और बैरिकेड लगाए गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति दिवस का आह्वान किया था। विभिन्न किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अमृतसर, जालंधर, मोहाली, अबोहर, होशियारपुर, बरनाला, नवाशहर, पटियाला, चंडीगढ़, सिरसा, जिंद, करनाल, पानीपत और अंबाला में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। फगवाड़ा में अर्बन एस्टेट में किसानों ने केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश के आवास के पास कृषि कानूनों की प्रतियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी जीटी रोड के पास जमा हुए और केंद्रीय मंत्री के आवास की ओर निकले। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रकाश के आवास की तरफ जाने वाले सड़क पर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। विरोध के समय प्रकाश आवास पर नहीं थे। किसानों ने मोहाली जिले में भी प्रकाश के आवास के पास प्रदर्शन किया। किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। चंडीगढ़ में भी किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। होशियारपुर में स्थानीय गुरुद्वारा सिंह सभा के शास्त्री मार्केट में भाजपा कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला गया और कानून की प्रतियां जलाई गईं। करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से अपने प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था को नहीं भंग करने की अपील की। अंबाला में किसानों ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के आवास के पास प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कुछ किसान समूह अंबाला छावनी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर पहुंच गए, जहां से कुछ मीटर की दूरी पर हरियाणा के गृह मंत्री का आवास। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के निशाने पर पीएम मोदी, कहा कोरोना को लेकर केवल झूठे ऐलान किए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जिम्मेदार कौन अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत प्रियंका गांधी हर रोज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सामने सवालों की झड़ी लगा दी है। शनिवार 5 जून को प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने की सलाहों को दरकिनार किया, जिम्मेदार कौन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, जब जनवरी में प्रधानमंत्री जी कोरोना से युद्ध जीत लेने की झूठी घोषणाएं कर रहे थे, उसी समय देश में ऑक्सीजन बेडों की संख्या 36%, आईसीयू बेडों की संख्या 46% और वेंटिलेटर बेडों की संख्या 28% घटा दी गई। स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने की सलाहों को दरकिनार किया, जिम्मेदार कौन। प्रियंका गांधी ने कहा, पिछले महीने भारतीय संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले पंडित राजन मिश्रा का दिल्ली में वेंटिलेटर बेड न मिलने की वजह से निधन हो गया। इस घटना ने देश को झकझोर कर दिया। सबने इस घटना को सरकारी लापरवाही और व्यवस्था की नाकामी के रूप में देखा। अप्रैल 2021 में भारत में कोरोना के लगभग 66 लाख मामले आए। लोग अस्पतालों के सामने, अधिकारियों के दफ्तरों के सामने, सोशल मीडिया पर एक बेड की गुहार लगा रहे थे। कोरोना विजय की घोषणा कर चुकी सरकार इस मौके पर इतना भी नहीं कर पाई कि आरोग्य सेतु या किसी अन्य डाटाबेस पर सभी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता का डाटा ही अपडेट कर दे, ताकि बेड के लिए इधर उधर धक्के खा रहे लोगों को कुछ सहूलियत मिल सकती। लोग सरकार के सामने बेबस थे कि जिन्होंने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक मंजर के पीछे सरकार की लापरवाही एवं दिशाहीनता की एक पूरी गाथा है। 2021 की शुरुआत में पीएम मोदी अपने बड़बोले प्रचारमयी अंदाज में बार बार कोरोना की जंग जीतने का ऐलान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईएमए झारखंड ने बाबा रामदेव को भेजा लीगल नोटिस, कहा 14 दिन में माफी मांगे, नहीं तो करेंगे एफआईआर। जी हां दोस्तों, एलोपैथिक डॉक्टरों पर अमर्यादित टिप्पणी और कोरोना महामारी में मरने वाले डॉक्टरों का मजाक उड़ाने के मामले में झारखंड आईएमए ने बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजा है। आईएमए झारखंड ने बाबा रामदेव को आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच की लड़ाई बनाने की कोशिश करने, मरने वाले डॉक्टरों का अपमान और एलोपैथिक इलाज पर सवाल सहित कई बिंदुओं पर 14 दिन के अंदर लिखित गलती स्वीकार करने को कहा है, नहीं तो एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी है। हाल ही में आईएमए झारखंड ने अपनी कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें राज्य के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने हिस्सा लिया था। बैठक में बाबा रामदेव के द्वारा डॉक्टरों के प्रति अमर्यादित भाषा, दुष्प्रचार, कोरोना से मृत चिकित्सकों का मजाक उड़ाने और कोरोना वैक्सीन के प्रति दुष्प्रचार करने के मामले में यह निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि बाबा रामदेव पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कार्यकारिणी समिति ने झारखंड आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, महासचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह और डॉक्टर शंभू प्रसाद, अध्यक्ष रांची आईएमए को कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया। इसी कड़ी में 4 जून को रामदेव को एक लीगल नोटिस भेजा गया है। झारखंड आईएमए के महासचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह ने कहा कि अगर 14 दिन के अंदर लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसी तरह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने भी रामदेव की कोरोनिल दवा का विरोध किया है। उत्तराखंड आईएमए ने पतंजलि द्वारा कोरोनिल दवा को कोविड किट में शामिल किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। आईएमए उत्तराखंड ने कहा, कोरोनिल को ना तो WHO ने अप्रूव किया है और ना ही ये केंद्रीय गाइडलाइंस में शामिल है। ये कोई ड्रग या मेडिसिन नहीं है, जैसा कि रामदेव द्वारा दावा किया जा रहा है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जमानत पर निकले लालू बिहार में खेला करने को तैयार, राजद का दावा लॉकडाउन खत्म होते ही आएंगे पटना। जी हां दोस्तों, बिहार में राजद ने दावा किया है कि लॉकडाउन खत्म होते ही पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से बिहार लौट आएंगे। उनके लौटते ही राज्य में बंगाल की तरह बड़ा सियासी खेल होगा। फिलहाल लालू अपनी पत्नी राबड़ी के साथ दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर हैं। तेजस्वी यादव भी काफी दिनों से दिल्ली में ही होने का दावा कर रहे हैं। लालू परिवार के करीबी और मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने ऐसा दावा किया है तो पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयानों को इशारा समझना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।